दोस्तों आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। वो बिहार की अपवाह प्रणाली जो नदियों का तंत्र है, नदी तंत्र है, इस संदर्भ में आज हम लोग विस्तृत जानकारी अर्जित करेंगे और ये भी हम लोग देखेंगे कि इससे संबंधित जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं वो क्या हैं। इससे संबंधित जो फैक्ट्स हैं, जो तथ्य हैं, जो विशेषताएं हैं, उसके संदर्भ में भी विस्तार से आपको बताई जाएगी। तो चलिए, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नोबल शिक्षा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बिहार के इस मैप में आप ध्यान देंगे, नदियों को मैंने ड्रॉ किया है। तो सबसे पहले आप ये जानते होंगे नदियों का जो प्रवाह मार्ग है किसी भी क्षेत्र, किसी भी प्रदेश की भौगोलिक स्थिति पर वो निर्भर करती है। वहां के उच्चावच और वहां की अवस्थिति नदियों के प्रवाह मार्ग को प्रभावित करते हैं। बिहार के संदर्भ में देखूं तो जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार मैदानी इलाके हैं। 96% जो भूक्षेत्र बिहार का वो मैदानी इलाके हैं और ये उत्तर भारत के मैदान का ही हमारा पार्ट है जो बिहार का भूक्षेत्र है। बिहार के उत्तर की ओर अगर चले तो नेपाल और नेपाल में ही हिमालय पर्वत मौजूद है और फिर दक्षिण की ओर चले तो पठारी भाग है। और बिहार का जो भूक्षेत्र जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, इसका जो ढाल है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर है। तो जिस प्रकार भूक्षेत्र की ढाल यहाँ पर है, नदियों का स्वरूप, नदियों का प्रवाह मार्ग भी उसी प्रकार है। जैसा आप बोर्ड पे देख रहे, गंगा नदी बिहार के मध्य भाग से प्रवाहित होती है और ये जो गंगा नदी है बिहार को दो सेक्शन में बांट रही है, नॉर्थ एंड साउथ। तो बिहार की जो नदियां हैं वो दो प्रारूप की हैं। उत्तर से जो नदियां आकर गंगा नदी में मिल रही है वो हिमालय क्षेत्र से आने वाली नदियां हैं, वही सदावाहिनी है। वर्ष भर उसमें जल का अपवाह होता है। अपवाह मतलब जल का प्रवाह, ठीक है ना। इसी प्रकार दक्षिण क्षेत्र की जो भी नदियां हैं वो पठारी क्षेत्रों से निकल के आई हैं। वो चाहे अमरकंटक के पठार से निकलने वाली सोन नदी हो या इस पठारी भूभाग जो छोटा नागपुर का पठार, उस क्षेत्र से निकलकर आने वाली ये नदियां हों। आइए गंगा नदी उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की नदियों पर विस्तृत दृष्टि डालते हैं। दोस्तों सबसे पहले गंगा नदी के संदर्भ में जो प्रमुख विशेषताएं हैं बिहार के संदर्भ में, जैसा कि आपको मालूम है कि गंगा नदी नाम से कोई नदी का उद्गम नहीं होता है। भागीरथी नदी जो गंगोत्री हिमनद से निकलती है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में मौजूद है गंगोत्री हिमनद, वहां से भागीरथी नदी निकलती है। भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी, इन दो नदियों का संगम देवप्रयाग में होता है। तो जब देवप्रयाग में ये दो नदियां आकर मिलती हैं तो देवप्रयाग में इस नदी का नामकरण गंगा होता है। यानी भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम के पश्चात वो नदी गंगा नदी बन जाती है और इस नाम से अब वो आगे प्रवाहित होती है। तो पहाड़ों से निकलकर गंगा नदी सबसे पहले मैदानी इलाके में हरिद्वार में पहुंचती है। तो हरिद्वार वो पहला स्थान है जब वो मैदान को टच करती है। मैदानी इलाके यानी पूरा उत्तर प्रदेश से प्रवाहित होते हुए वो बिहार में प्रवेश करती है। तो गंगा नदी का जो कुल मार्ग है, पूरी लंबाई है, कुछ जगहों पे 2525 किलोमीटर तो कई जगह पर 2510 किलोमीटर लिखे हुए हैं। वो मार्ग इसलिए क्योंकि गंगा नदी की जो मुख्य धारा है वो बांग्लादेश की ही है, वहाँ वो पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है। और यहीं पर वेस्ट बंगाल में हुगली नदी जो इसी की एक शाखा है। तो कुछ लोगों की मान्यता है कि गंगा इसे भी मानते हैं उसे भी मानते हैं। तो ध्यान रखिएगा 2525 किलोमीटर अथवा 2510 किलोमीटर गंगा नदी की पूरी लंबाई है। उसमें से बिहार के संदर्भ में ध्यान रखना है कि यहां से लेकर यहां तक गंगा नदी की कुल लंबाई 445 किलोमीटर है, जो मैंने बोर्ड पे लिखा है 445 किलोमीटर, 445 किलोमीटर है बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई। बिहार में किस स्थल पर गंगा नदी प्रवेश करती है, प्रश्न भी ध्यान देते चलिएगा कि किस स्थल पर गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। तो वह स्थल यहां पर चौसा है जो बक्सर जिले में मौजूद है। चौसा के निकट गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। इससे पहले ये उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। इसके पश्चात यहां पर देखिए पश्चिम से पूर्व की ओर गंगा का प्रवाह हो रहा है। तो इसकी जो ढाल है, स्लोप है, वो कितनी है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा बिहार में गंगा नदी की जो ढाल है ना वो 3 इंच पर किलोमीटर, याद रखिएगा प्रति किलोमीटर 3 इंच की ढाल है। इसका कहां से कहां तक, पश्चिम से पूर्व की ओर पूरी तरह गंगा नदी का। ये मैंने फैक्ट्स लिखे, आप बोर्ड पे भी देख लें और सुनते भी चले।
इसके पश्चात यहां पर जो मुख्य बातें हैं कि गंगा नदी कितने जिलों से होकर प्रवाहित होती है या क्रॉस करती है या कितने जिलों के संपर्क में आती है। तो यहां से लेकर अगर यहां तक आप चलेंगे, बिहार के मैप को मैंने पहले ही बताया था कि आप ध्यान में रखेंगे गंगा नदी कितने जिलों से होकर प्रवाहित होती है, तो ध्यान रखिएगा 12 जिलों से होकर यह प्रवाहित होती है। 6 जिले साउथ में, 6 जिले नॉर्थ में। अगर आप देखें तो 6 जिले जो उत्तर बिहार में मौजूद है, पहले यहां पर आप देख लें, यहां पर सारण जिला यानी छपरा जिला 1, वैशाली 2, गंडक नदी किस पर वैशाली है 2, समस्तीपुर 3, बेगूसराय 4, खगड़िया 5 और यहां पर कटिहार है। 6 जिले हो गए। साउथ में आए, बक्सर 1, भोजपुर 2, पटना 3, लखीसराय 4, मुंगेर 5 और भागलपुर 6। तो 6 जिले नॉर्थ में और 6 जिले साउथ में, कुल 12 जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है पश्चिम से पूर्व की ओर। अब ध्यान रखिएगा कि गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं, नॉर्थ से भी आ रही हैं और साउथ से भी आ रही है। बिहार में गंगा नदी का अगर ये मार्ग है तो इसका बायां यानी लेफ्ट ये हुआ और दाहिना राइट ये हुआ। तो बाईं ओर से अगर ये प्रश्न पूछ दे निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नदी है जो गंगा में बाईं ओर से आकर नहीं मिलती है, तो बाईं ओर से कौन कौन सी नदियां मिलती है इस पर आप फोकस कर लीजिए। पहला घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, यहां पर कोसी और महानंदा, ये क्या है, बाईं ओर से आकर गंगा नदी से मिल रही है, यानी उत्तर डायरेक्शन से आकर गंगा नदी से मिल रही है। फिर साउथ में जो नदियां हैं उस पर आप ध्यान दें, कर्मनाशा, सोन, यहां पर पुनपुन, फल्गु, किऊल, ये नदी दक्षिण दिशा से यानी दाहिनी ओर से आकर गंगा में मिल रही है बिहार में। यहां पर इन फैक्ट्स को आप ध्यान में रखिएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि गंगा नदी जो है ना, बिहार और झारखंड के बीच कुछ दूरी तक जो सीमा तय की है कटिहार जिला में। गंगा नदी बिहार और झारखंड के बीच कहां सीमा तय करती है, अगर यह प्रश्न पूछ दिया जाए ना तो याद रखिएगा वो जिला कटिहार जिला। यहां पर झारखंड और बिहार के बीच गंगा नदी सीमा बना रही है। तो ये जो फैक्ट्स है वो गंगा नदी से संदर्भित है। अब बारी बारी से हम इन नदियों के बारे में देखते हैं कि क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। गाइस, सबसे पहले घाघरा नदी के संदर्भ में हम लोग देखते हैं। घाघरा नदी नेपाल में कर्णाली नदी के नाम से जानी जाती है। जो पर्वतीय इलाके नेपाल में है वहां वह कर्णाली नदी के नाम से जानी जाती है। नेपाल की बात मैं करूं तो अगर इस डायरेक्शन में नदी के प्रवाह मार्ग को दिखाया जाए तो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से नेपाल की ओर प्रवेश करती है। तो नेपाल में इस नदी का नाम कर्णाली नदी है। जब यह नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तो उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में सरयू नाम से यह जानी जाती है। जैसा कि मालूम है अयोध्या बहुत ही प्रसिद्ध है, भगवान राम का जो जन्मस्थली मानी जाती है वो इसी सरयू नदी के तट पर मौजूद है। तो यही सरयू नदी जब और आगे दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच लगभग 80 किलोमीटर तक एक सीमा का निर्धारण करती है। बलिया जिला उत्तर प्रदेश का और सारण जिला बिहार का, इन 2 जिलों के मध्य यह एक सीमा को निर्धारित करती है। तो ये घाघरा नदी का ये जो ढाल है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि घाघरा नदी जो सरयू नदी है इसकी ढाल तीव्र है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, डायरेक्शन देखिएगा, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर 15 सेंटीमीटर पर किलोमीटर यानी प्रति किलोमीटर 15 सेंटीमीटर की ढाल है इस नदी के प्रवाह मार्ग में, यानी इसमें जल का प्रवाह तीव्रता से होती है। उद्गम कहां से होती है, ध्यान रखिएगा, इसका जो उद्गम है मापचाचुंग हिमनद, यह मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। जैसा कि आप पढ़े होंगे नदियों के संदर्भ में कि मानसरोवर झील से 3 प्रमुख नदियां निकली हैं, सिंधु नदी, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी, जो तिब्बत में शांगपो के नाम से जानी जाती है। मानसरोवर झील के निकट ही ये मापचाचुंग हिमनद भी मौजूद है और इसी हिमनद से ये घाघरा नदी निकली है, जिसे यूपी में सरयू और नेपाल में कर्णाली के नाम से हम लोग जानते हैं। यह नदी ध्यान रखिएगा कहां पर आकर गंगा से मिलती है, तो छपरा के निकट, छपरा की मौजूदगी यहां पर है। अगर मैं बोर्ड पे बता दूं छपरा यहां पर है, तो छपरा के पश्चिम में यह घाघरा नदी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व आती है और गंगा नदी से मिलती है। या दूसरे शब्दों में घाघरा नदी से पूर्वी डायरेक्शन में क्या है, तो छपरा बसा हुआ है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान रखिए जो दूसरी प्रमुख नदी है वो यहां गंडक नदी है। ध्यान रखिएगा कि गंडक नदी भी काफी दूरी तक उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा तय करती है। तो उत्तर बिहार के पश्चिम क्षेत्र में 2 नदियां घाघरा और गंडक यूपी और बिहार के बीच सीमा साझा करती है। तो गंडक नदी के संदर्भ में जो प्रमुख विशेषताएं हैं, जो महत्वपूर्ण चीजें, उसे आप ध्यान रखिएगा। गंडक नदी का जो उद्गम है ये नेपाल में, ध्यान रखिएगा,
अन्नपूर्णा, मानगमोट और कुतांग ये हिमालय की श्रेणियां हैं जो नेपाल में मौजूद हैं। वहां से ये नदी निकली है। ये भी 7 नदियों के संगम से बनी है जो हमारी गंडक नदी है। वैदिक साहित्य में इसी नदी का नाम शदानीरा मिलता है। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों का जो विस्तार है वो शदानीरा नदी तक हुई थी, यानी पूर्वी सीमा वैदिक आर्यों का कहां तक था? सदानीरा गंडक नदी तक था। तो इसी नदी का नाम सदानीरा वैदिक साहित्य में हमें मिलती है। नेपाल में इसी नदी को सप्त गंडकी और शालिग्रामी के नाम से जाना जाता है। शालिग्राम हम लोग यहां भी देखते हैं क्योंकि इस नदी की एक विशेषता है ना, यहां गोलास्म गोल गोल पत्थर मिलते हैं जिसे शालिग्राम कहा जाता है, और इसी की उपलब्धता के कारण, इसकी मौजूदगी के कारण इस नदी का नाम शालिग्रामी पड़ा। इसे नेपाल में लोग इसी नाम से जानते हैं। तो इसके पश्चात आप देखिए जो प्रवेश होता है ये बिहार में कहाँ प्रवेश करती है गंडक नदी। तो इसकी जो सीमा है आप इसे बोर्ड पर देखें, बिहार में जहाँ पर ये प्रवेश करती है तो पश्चिम चंपारण जिला मौजूद है। यहाँ पर पश्चिम चंपारण के पश्चिमी क्षेत्र में भैंसा लोटन के निकट, जहाँ वाल्मीकि नगर अब बैराज भी बनाई जा चुकी है, वहीं पर यह नदी प्रवेश करती है बिहार में। गंडक नदी की ही जो मुख्य धारा है ना नेपाल में, वो काली गंडकी या नारायण गंडकी के नाम से जानी जाती है। गंडक नदी की मुख्य शाखा, जैसा कि आपको पता है कि 7 नदियों के संगम से गंडक नदी बनी है, लेकिन 2 मुख्य नदी जो नेपाल में है वो है काली गंडकी और नारायण गंडकी की। ये 2 मुख्य धारा है गंडक नदी की। इसके पश्चात ध्यान रखिएगा, बिहार में जब वो प्रवेश करती है तो सारण प्रमंडल इस तरफ है और तिरहुत प्रमंडल इस तरफ है। तो सारण और तिरहुत प्रमंडल के बीच एक सीमा का निर्धारण करती है कौन सी नदी? तो गंडक नदी। याद रखिएगा इन 2 प्रमंडलों के बीच। इसके पश्चात जैसे जैसे ये दक्षिण पूर्व की ओर तरफ आती है, गंगा नदी की ओर ये बढ़ती जाती है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा इस तरफ यहां पर सारण जिला सोनपुर यहां अवस्थित है, इधर वैशाली जिला हाजीपुर यहां अवस्थित है। तो सारण और वैशाली जिले के मध्य से प्रवाहित होती हुई, या दूसरे शब्दों में सोनपुर और हाजीपुर के मध्य प्रवाहित होती हुई दक्षिण में गंगा नदी से आकर के मिलती है। तो जहां पर वो मिलती है तो ध्यान रखिएगा पटना यहीं पर बसा हुआ है, ये पी फॉर पटना। पटना के ठीक उत्तर में गंडक नदी गंगा से आकर मिलती है। तो गंडक नदी के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इसी नदी के तट पर विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र मेला, जो पशु मेला है, सोनपुर मेला के नाम से आप जिसे जानते हैं, वो इसी नदी के तट पर लगती है। ठीक है, अब ये जो अगली नदी है, जो तीसरी नदी आप यहां देख रहे हो, ये बूढ़ी गंडक। एक्चुअली बूढ़ी गंडक जो है ना, वो गंडक नदी की ही पुरानी शाखा है, तो उसका क्षारण कह सकते हैं। अब जो बूढ़ी गंडक का प्रवाह मार्ग है वो सोमेश्वर श्रेणी, जो पश्चिम चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ियां मौजूद है, मालूम है शिवालिक की श्रेणी, तो उसके पश्चिमी भूभाग से ये नदी निकलती है और मुंगेर के उत्तर डायरेक्शन में जो खगड़िया जिला का क्षेत्र है वहां पर आकर ये गंगा से मिलती है। तो जिन जिलों से होकर प्रवाहित होती है ना, तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया होते हुए आकर गंगा नदी से मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, तो इसका जो प्रवाह मार्ग है आप स्पष्ट देख रहे होंगे, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, डायरेक्शन को देखिए, और यहां पर आकर ये गंगा नदी से मिल रही है। तो जो फैक्ट्स है वो बोर्ड पर लिखे हुए आप उसे देख सकते हैं। गाइस, चौथी प्रमुख नदी है बागमती नदी। बागमती नदी के डायरेक्शन को आप देखें, इसके प्रवाह मार्ग को देखें, ये उत्तर बिहार के मैदानी सेक्शन को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। ये प्रश्न पूछा भी गया है कि उत्तर बिहार की कौन सी ऐसी नदी है जो उत्तर बिहार के मैदानी क्षेत्र को 2 हिस्सों में बांटती है बराबर सेक्शन में, तो वो मध्यवर्ती सेक्शन बागमती नदी का है। ध्यान रखिएगा, उत्तर बिहार के मध्यवर्ती हिस्से से लगभग वो प्रवाहित होती है। तो बागमती नदी के संदर्भ में ध्यान रखिए कि ये भी नेपाल की ओर से ही आती है, उत्तर से आती है, और ये सीतामढ़ी जिले में, जहां पर ये बिहार में प्रवेश करती है वो जिला है सीतामढ़ी जिले में, सोखतिया गांव के निकट ये नदी बिहार में प्रवेश करती है। ये पहले बूढ़ी गंडक, इसका ये प्रवाह मार्ग देख रहे हैं, ये बागमती नदी का ये मार्ग है। इसकी शाखा पहले बूढ़ी गंडक से मिलती थी, आज भी हल्की सी एक शाखा है, लेकिन अब ये नदी पूरी तरह कोसी नदी से जाकर मिल रही है। यानी एक तथ्य और याद रखिए, इसी बागमती नदी के तट पर नेपाल में उसकी जो राजधानी काठमांडू है वो बसा हुआ है, और वहां का जो प्रसिद्ध मंदिर पशुपतिनाथ मंदिर है वो इसी बागमती के तट पर मौजूद है। तो 2 प्रमुख सहायक नदियां बागमती नदी की, ललबकिया और लखनदेई, इसका उल्लेख मैंने इसलिए यहां पर किया है कि ये 2 ऐसी नदियां हैं जो छोटी नदियां हैं और बागमती की सहायक नदियां हैं, और हर साल
अपने बाढ़ के लिए कुख्यात है और इन दो नदियों में बाढ़ आने के कारण बागमती नदी भी उफनती है और इसके कारण इसका जो प्रभाव पड़ता है दरभंगा और मुजफ्फरपुर जिले में बाढ़ का जो प्रकोप हर वर्ष लगभग देखने को मिलती है इन जिलों में, तो उसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी ये दो नदियां हैं जो बागमती की ही सहायक नदियां हैं। तो ध्यान रखिएगा इन फैक्ट्स के ऊपर। दोस्तों, कमला नदी का जो उद्गम है ना, ये भी महाभारत श्रेणी जो नेपाल में मौजूद है वहीं से इस नदी का भी उद्गम हुआ है। और ध्यान रखिएगा, बिहार में ये जो प्रवेश करती है तो यहाँ पर मधुबनी जिला है, मधुबनी जिला में ये बिहार में प्रवेश करती है जो फैक्ट है। और इसका संगम आप ध्यान से देखिए, इसका जो संगम है वो कोसी नदी से हो रहा है। 6 नंबर कोसी है, आप यहाँ पे देख लें, संगम इसका कोसी नदी से हो रहा है। इसके पश्चात यह मिथिलांचल की सर्वाधिक पवित्र नदी मानी जाती है कमला नदी। याद रखिएगा कि सामान्य रूप से मिथिलांचल की जो संस्कृति है, वहाँ की जो लोक संस्कृति है, वहाँ गंगा नदी की पवित्रता जग जाहिर है। गंगा नदी के पश्चात मिथिलांचल के लोगों के लिए सबसे पवित्र नदी यही कमला नदी है, सर्वाधिक पवित्र उसे मानते हैं गंगा के पश्चात। वर्तमान में बलान नदी के साथ, ध्यान रखिएगा, एक नाम आपने सुना होगा कमला बलान, कमला नहीं कमला बलान। तो ये बलान एक्चुअली छोटी सी नदी, अब इस कमला नदी ने उस बलान नदी के मार्ग को अख्तियार कर लिया है। अब उस नदी के मार्ग पर ये प्रवाहित होती है। पहले का मार्ग इसका अब विलुप्त हो चुका है, समाप्त हो चुका है, वो क्षारण बन चुका है। तो ये जो कमला बलान है, इस कारण इसका नामकरण हुआ कमला बलान और ये नदी अब पूरी तरह कोसी नदी में आकर मिल जाती है। इसके पश्चात दूसरी जो अब महत्वपूर्ण नदी है जो कोसी नदी है, जो बिहार का शोक कहलाती है, बहुत ही कुख्यात नदी है। इस नदी को हम लोग देखते हैं। ये जो कोसी नदी है नेपाल में सप्तकौशिकी के नाम से यह जानी जाती है। इसका जो उद्गम हुआ है गोसाई धाम अथवा गोसाई स्थान, ये नेपाल में है। कई जगहों पे गोसाई स्थान की जगह पे गोसाई थान भी लिखे हुए मिलेंगे, तो कोई भी वर्ड हो आप ध्यान रखिएगा, गोसाई धाम हो, गोसाई स्थान हो, गोसाई थान हो। सप्तकौशिकी यानी 7 धाराओं से मिलने के पश्चात इस नदी का निर्माण हुआ है। तो उन 7 नदियों के नामों को याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है, बस ये याद रखें कि कोसी नदी जिन 7 नदियों से मिलकर बनी है उनमें सबसे मुख्य नदी अरुण नदी है। जिसकी ध्यान रखिएगा इस नदी के बारे में कि उत्तर बिहार की जितनी भी नदियां हैं लगभग सभी ने अपने मार्ग परिवर्तित किए हैं, लेकिन कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के कारण कुख्यात रही है। पहले पूर्णिया नगर इस नदी के तट पर मौजूद था, किंतु आज पिछले करीब 200 वर्षों में यह नदी 150 किलोमीटर 150 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की ओर खिसक गया है। अब यह मधुबनी जिले का जो पूर्वी सीमा है ना, वहां से टच होकर यह प्रवाहित हो रही है। और बिल्कुल आप यहां पे देख रहे हैं उत्तर पूर्व से ये किधर आ रही है, दक्षिण पश्चिम की ओर। इसके प्रवाह मार्ग को ध्यान से देखिएगा, उत्तर पूर्व से आ रही है दक्षिण पश्चिम की ओर, फिर यह मुड़ जाती है दक्षिण पूर्व की ओर। मार्ग परिवर्तन करने का मुख्य वजह क्या है कि बड़ी मात्रा में इस नदी के साथ सिल्ट का प्रवाह होता है। नदियों में जब जल का प्रवाह कम हो जाते तो सिल्ट के जमाव के कारण नदियों का मार्ग लगातार बदलती रहती है, जिसके कारण यह नदी अपने मार्ग में लगातार परिवर्तन किया है। कोसी नदी का जो संगम है ना, वो कुर्सेला, यहाँ पर कटिहार डिस्ट्रिक्ट में कुर्सेला है, गंगा नदी से होती है। ध्यान में रखना है कि हनुमान नगर नेपाल में, यहाँ पर हनुमान नगर मौजूद है, यहीं पर बांध बनाया गया है और इसी बांध से दोनों ओर पूर्वी और पश्चिमी डायरेक्शन में कोसी नहर निकाली गई। इस संदर्भ में पूरा एक एपिसोड होगा जो नदी घाटी परियोजनाओं से संदर्भित है। यहाँ सिर्फ हम लोग नदियों के ऊपर फोकस करते हैं। इसके पश्चात जो अगली नदी, 7वीं नदी उत्तर बिहार का सबसे पूर्वी डायरेक्शन की नदी, ये महानंदा नदी है। महानंदा नदी का उद्गम पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिले के, ध्यान रखिएगा, मकल दियाराम पहाड़ी से होती है। मकल दियाराम पहाड़ी से निकलने के पश्चात ये बिहार में किशनगंज जिले में प्रवेश करती है। किशनगंज से पूर्णिया कटिहार होते हुए पुनः यह पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है और वहां मालदह जिले में जाकर गंगा नदी से मिलती है। इसका संगम बिहार में नहीं होता है, इसे ध्यान में रखना है। संगम इसका गंगा नदी से ही होती है इस नदी की, किंतु पश्चिम बंगाल में, बिहार में नहीं। लेकिन कई स्थलों पर यह नदी यानी महानंदा नदी बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा भी तय करती है, सीमा को निर्धारित करती है। तो इस तरफ उत्तर बिहार की जो भी नदियां थी, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा, इसे क्रम से याद रखेंगे जो भी नदियां हैं और इनकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं। अब हम लोग दक्षिण बिहार में जो जो नदियां हैं पश्चिम से पूर्व की ओर, इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कर्मनाशा, फिर सोन,
पुनपुन, फल्गु, क्यूल, इन नदियों पर ध्यान अब हम लोग देते हैं। दोस्तों, दक्षिण बिहार की पश्चिम दिशा में सबसे पहली नदी कर्मनाशा नदी है। ये अपवित्र नदी मानी जाती है, नाम से कर्मनाशा, कर्म का नाश करने वाला, लेकिन ये मिथ है। आप यहाँ पर ध्यान रखिए, जो ज्योग्राफिकल फैक्ट्स हैं कि कर्मनाशा नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत श्रेणी से हुआ है, जो मध्य प्रदेश में मौजूद है। वहां से वो निकलती है उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की ओर उसका डायरेक्शन है, प्रवाह मार्ग है, और यह गंगा नदी से आकर के मिलती है बक्सर जिले में चौसा के निकट। ठीक वही स्थान जहां पर गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है, वहीं पर चौसा में यह नदी भी, कर्मनाशा नदी भी गंगा से आकर मिलती है। इसके पश्चात जो 9 नंबर आप देख रहे हो, ये सोन नदी है। सोन नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक नामक स्थान से, जो मैकाल पर्वत का पार्ट है, अमरकंटक की पहाड़ियां भी मौजूद है, वहीं से यह नदी निकली है। एक खास विशेषता ध्यान रखिए, नर्मदा नदी जो पश्चिम डायरेक्शन की ओर बढ़ती है, महानदी जो पूर्वी डायरेक्शन में जाती है, और एक सोन नदी जो उत्तर उत्तर पूर्वी डायरेक्शन में आती है। तो 3 नदियां वहां से निकली है अमरकंटक की पहाड़ियों से। वो नदी नर्मदा, महानदी और सोन नदी। गंगा नदी की दक्षिणी सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी सोन नदी है, और इसकी जो कुल लंबाई है ना 760 किलोमीटर है। अगर प्रश्न आपसे पूछ दिया जाए दक्षिण दिशा की ओर से अथवा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी वो कौन सी है जो गंगा से आकर मिलती है, तो वो सोन नदी है। दूसरे शब्दों में, गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी जो दक्षिण दिशा से आकर मिलती है, वो सोन नदी है। तो सोन नदी के बारे में ध्यान रखिएगा कि इसके कई नाम हैं, सोनभद्र, हिरण्यवाह, शोण और सुवर्ण नदी। एक्चुअली इसमें सोने के कण भी मिलते हैं, इसकी जो रेत है इसमें सोने के महीन कण भी मिलते हैं, इस कारण इसे स्वर्ण नदी भी कही गई है। इस नदी के ऊपरी हिस्से में इंद्रपुरी में और डेहरी में सोन परियोजना के अंतर्गत, ये एक फैक्ट और यहां पर ध्यान रखें कि बिहार में जो पहली परियोजना, सिंचाई परियोजना अंग्रेजों के जमाने में बनी थी, वो सोन परियोजना ही थी। तो अब जो सोन परियोजना है, इसके संदर्भ में विस्तार से मैं बताऊंगा जब नदी घाटी परियोजनाओं से संदर्भित, तो उसमें 3 को ही हमें ध्यान से पढ़ना है। इनमें गंडक है, कोसी है और ये सोन नदी है। तो इन तीनों पर फोकस होगा, इस पर विस्तार से बातें होंगी। यहाँ पर नदियों के संदर्भ में सिर्फ हम लोग बातें कर रहे हैं। दोस्तों, सोन नदी का जो संगम है ना, वो पटना जिले में मनेर में होती है। यहाँ पर है जो पटना के पास में, ये मनेर की दरगाह आपने सुना होगा, मनेर का लड्डू आपने सुना होगा। मनेर काफी प्रसिद्ध स्थल है पटना डिस्ट्रिक्ट में, वहीं पर सोन नदी का संगम हुआ है गंगा नदी से। ध्यान रखिएगा कि सोन नदी जिलों के बीच सीमा भी तय करती है। यहां पर पटना और भोजपुर जिला के बीच में इसने सीमा बनाई हुई है। इसके अलावा यहां पर देखेंगे तो रोहतास और औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के बीच, रोहतास और जहानाबाद के बीच, फिर आगे बढ़ने पर भोजपुर, पटना, यानी जिलों के बीच एक सीमा को तय करती है सोन नदी। इसकी एक खास विशेषता है। इसके पश्चात जो दूसरी नदी है ना, उस पर आप ध्यान दें, वो नदी है पुनपुन नदी। तो इसका उद्गम कहां होता है, आप ध्यान रखिएगा, चोरहा पहाड़ी, वो झारखंड में मौजूद है, पलामू डिस्ट्रिक्ट के पास है चोरहा पहाड़ी, वहां से यह नदी निकली है और बिल्कुल सोन नदी के समानांतर पैरेलल साउथ से नॉर्थ की ओर प्रवाहित होती है और फतुहा के निकट आकर गंगा से मिलती है। पटना से ईस्टर्न साइड में पूर्व दिशा की ओर फतुहा मौजूद है, वहां पर यह गंगा नदी से मिलती है। इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात फल्गु नदी की ओर हम लोग आते हैं। फल्गु नदी आप 11th नंबर जो देख रहे हैं वो फल्गु नदी है। इसकी कई शाखाएं हैं जो इस क्षेत्र में बट गई है, मैं उस पर आ रहा हूं। फल्गु नदी एक्चुअली 2 नदियों के संगम से बनी है। फल्गु नदी के बारे में आपने बहुत सुना होगा, और खासकर निरंजना नदी जो नीला जंग नदी भी कहलाती है, और दूसरा मोहाने नदी। ये 2 नदियां हैं जिनके संगम से फल्गु नदी बनी है, और यह फल्गु नदी गया में, गया नगर में बीचों बीच प्रवाहित होती है, और सर्वाधिक चौड़ाई इस नदी की अगर कहीं है तो वो गया में ही है। फल्गु नदी की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस नदी पर ही देश विदेश से हजारों की संख्या में लोग यहां आते हैं गया में पिंडदान करने के लिए। इसी नदी के तट पर विष्णुपद मंदिर भी मौजूद है गया में, ये ध्यान रखिएगा। तो निरंजना नदी के बारे में तो आपने सुना होगा, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, किस नदी के तट पर? वो नदी निरंजना नदी ही थी, वो बोध गया में। बिहार से संबंधित जो हमारे एपिसोड है, काइंडली अगर बिहार में आप पुख्ता तैयारी चाहते हो तो जो भी एपिसोड हमारे आ रहे हैं, ये आई थिंक 5th एपिसोड है, आप क्रम से सभी देखें तो आप बिल्कुल मास्टर हो जाएंगे बिहार के संदर्भ में। तो यहाँ पर देखिए गंगा नदी के दक्षिण में एक कगार है, बांध है, तो यहाँ पर जो भी नदियां जा रही है ना, वो डायरेक्ट गंगा में नहीं समा रही है, बल्कि उसके पैरेलल कुछ दूरी तक प्रवाहित होती है और फिर वो गंगा से मिल पाती हैं। अब यहां पर देखिए अगली नदी है क्यूल नदी।
क्यूल नदी का ये जो क्षेत्र आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर देखिए कि उसका उद्गम खगड़िया जो हजारीबाग की पठारी पर या हजारीबाग जिले में मौजूद है, और ये कई नदियों का संगम है। देखिए यहाँ पे पंचाने, हरोहर, शकरी, फल्गु, फल्गु की भी एक शाखा यहाँ आकर के मिलती है इस क्षेत्र से जाकर के। यहाँ पर अगर आपने देखा होगा हमारा भौतिक विभाजन जो बिहार से संबंधित एपिसोड है, जिन लोगों ने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप अवश्य उसे देखें, गंभीरता से देखें। ये एक पठारी नदी है और वर्षा के समय इसमें पानी का आगमन होता है, यानी वर्षा ऋतु में ही इसमें पानी दृष्टिगत होती है, बाकी ऋतु में ये शुष्क पड़ी रहती है। तो ध्यान रखिएगा, जिन नदियों का संगम इसमें हुआ है उनमें फल्गु एक शाखा वहां तक पहुंचती है। इसके अलावा हरोहर, पंचाने, शकरी ये प्रमुख नदियां हैं जो छोटी पठारी नदियां हैं, वो आकर क्यूल से मिल जाती है। इसके पश्चात अजय या अजमती नदी, ध्यान रखिएगा ये जमुई डिस्ट्रिक्ट में जो 13th नंबर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जमुई जिले की नदी है। अजय नदी एक पहाड़ी नदी है, पठारी नदी कह सकते हैं। जमुई जिले में चकाई नामक स्थान, वहां पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है बटपार पहाड़ी, वहीं से यह नदी निकलती है और पूरब और दक्षिण यानी झारखंड की ओर ये प्रवाहित होती है। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये नदी गंगा में नहीं जाती, गंगा से नहीं मिलती, लेकिन बाकी जो नदियां हैं इस तरफ से कर्मनासा हो, सोन हो, पुनपुन हो, फल्गु हो और ये क्यों, ये सारी नदियां गंगा से ही जाकर मिलती हैं, यानी गंगा की ये दक्षिणी सहायक नदियां हैं। तो अब आप समझ गए होंगे उत्तर बिहार के नदियों के संदर्भ में और दक्षिण बिहार में जो नदियां हैं उनके भी संदर्भ में। तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे बहुत ही आसान होंगे। आप मैप को देखें, मैप ना सही तो आप एक ड्रॉ लाइन खींच लें और उत्तर से दक्षिण की ओर जिस तरह ये है यूं दिखाएं और यूं दिखाएं और नदियों के नाम क्रम से लिख दें। आप क्रम को याद रखें, अन्यथा आप यहां पर स्क्रीनशॉट ले लें इस बोर्ड का, और जो भी चीजें हैं किताब भी होंगी आपके पास। नदियों का क्रम आप याद रखें और इनसे संबंधित जो भी फैक्ट्स हैं बहुत ही आसानी से आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लें। आज मैं इस सेशन को यही एंड करता हूं। अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के भी शेयर करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर बटन अवश्य दबाएं और ऑल पर भी क्लिक करें ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलता हूं एक नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।